Assalamu alaikum. Welcome to the Knowledge Vault. In today's lecture, we will be discussing HRK Volume 1, Chapter number 21. So, let's begin with today's lecture. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इस टेम्परेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है या फिर आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है. माइक्रोस्कोपिक यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती, और मैक्रोस्कोपिक ऐसी चीज़ें जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो. ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या टेम्परेचर आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कॉन्सेप्ट है. यानी कि हमें इनसाइड जाके टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है या हमें आउटर सरफेस से भी पता चल जाएगा कि टेम्परेचर क्या है. ठीक है. सो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड अ मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, टेम्परेचर आपके पास क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है. क्यों? बिकॉज इट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ सिस्टम एज अ होल, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल पार्टिकल. इसीलिए आपके पास टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपके पास एक सिस्टम के लिए एज अ होल डिफाइन होता है. ये नहीं होता कि आप एक सिस्टम में से एक पार्टिकल निकाल लो और उस पार्टिकल का आप जो है ना टेम्परेचर बता दो कि भाई इस पार्टिकल का ये टेम्परेचर है, इस पार्टिकल का ये टेम्परेचर है. नो, अगर आप किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने पूरे सिस्टम का एज अ होल टेम्परेचर लेना होता है. आप एक इंडिविजुअल पार्टिकल का टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं in a substance are in continuous random motion with different kinetic energies. ठीक है, आप लोग को पता है कि आपके पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे कि आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. ठीक है, यू हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एज यू कैन सी हेयर. ठीक है, अगर आप सॉलिड्स को देखें तो सॉलिड्स आपके पास कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं और इनमें इतनी ज़्यादा मोशन नहीं होती, इनमें वाइब्रेटरी मोशंस ओनली होती हैं. फिर आपके पास लिक्विड को अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी स्पेसेस बन जाती हैं, तो आपके पास डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ मोशंस भी आ जाते हैं, जैसे ट्रांसलेशन मोशन आ जाती है, रोटेशनल मोशन आ जाती है. ठीक है. एंड देन अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस में आपके पास जो है ना रैंडम मोशन आ जाती है. ठीक है, क्योंकि उसमें स्पेसेस और भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, सो दे डोंट इवन केयर कि वो कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, सो उनको ओपन एक स्पेस मिल गया होता है कि वो वहाँ पे मोशन करे. तो आप देखिए, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी अपनी जो है काइनेटिक एनर्जीज होंगी. इवन अगर हम किसी एक स्टेट ऑफ मैटर को भी ले लें तो उस स्टेट ऑफ मैटर में भी हर एक पार्टिकल की अपनी एक इंडिविजुअल जो है काइनेटिक एनर्जी होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर डेली लाइफ से एग्जांपल ले लें तो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं. जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो हद दर्जे के सुस्त होते हैं, बस पूरा दिन अपने काउच पर लेटे लेटे मोबाइल देख रहे होते हैं. दे डू नॉट इवन केयर कि दुनिया में क्या हो रहा है. ठीक है, बस वो लेजी होते हैं, वो लेटे हुए होते हैं. ठीक है, दे डू नॉट वांट टू मूव एट ऑल. बट कुछ जो आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं और वो कभी इधर जा रहे होते हैं, उधर जाते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं. इस तरह कुछ आपके पास ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेट में होते हैं और वो जो है ना आपके पास एक्टिव भी होते हैं तो कभी लेजी हो जाते हैं. ठीक है ना, सो दे हैव बोथ दी कैरेक्टरिस्टिक्स. इसी तरह जो आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनमें भी मॉलिक्यूल्स इसी तरह के होते हैं. जैसे कि आप सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को वही लेजी पर्सन ले सकते हैं जो बस सिर्फ काउच पे लेटा हुआ होता है, कभी इधर इधर उधर हिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी वो जो है ना उठ के कहीं और जाके मूवमेंट नहीं करता. ठीक है, अगर आप लिक्विड को देखें तो वो इंटरमीडिएट वाला पर्सन हो गया जो कि कभी एक्टिव रहता है, कभी नहीं रहता. और जो गैशियस है वो हैं जो कि बस हर वक्त इधर उधर घूम रहा होता है और अपने काम कर रहा होता है. ठीक है, सो अब देखें, हर एक बंदे की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी. जो लेजी पड़ा हुआ इंसान है उसकी एज सच काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो बड़ी कम रखता होगा. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मूविंग होगा उसकी बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी. तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की, अगर एक गैस कंटेनर भी मैं ले लूँ तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी. और जब हम उन काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज मेजर करेंगे तो वो एवरेज जो होगा ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज विल गिव मी द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है, ऑफ दैट कंटेनर. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है. अच्छा, आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप एक कंटेनर में से जो है किसी एक मॉलिक्यूल को उठा लें और कह दें कि भाई इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे का जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस है. नो, यू कांट से दैट. ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दैट. ठीक है, सो आपने क्या करना होता है कि आपने तमाम मॉलिक्यूल्स का एवरेज फाइंड करना होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होती है, एंड देन दैट वुड गिव यू द टेम्परेचर ऑफ द होल सिस्टम. ठीक है, सो since you cannot assign a temperature to a single atom or molecule, it becomes meaningful only when a large number of particles are involved, which makes it a macroscopic property. ठीक है, तो चूंकि आपके पास large number of molecules involved हो जाते हैं in order to find the temperature of a system, तो आपके पास जो temperature है वो एक आपके पास मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट बन जाता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बन जाती है, रादर देन कि वो एक माइक्रोस्कोपिक हो. ठीक है, आपको किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को फाइंड करने की जरूरत नहीं. यू जस्ट टेक द एवरेज
लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 20 पार्टिकल्स मौजूद हैं, हर एक पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, आपने अपनी काइनेटिक एनर्जी उनकी फाइंड आउट कर लेनी है, देन आपने उस सब काइनेटिक एनर्जीज का सम लेके टोटल पे डिवाइड कर देना है, दैट वुड बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको टेम्परेचर देगी। अगर हम एग्जांपल को देखें तो अगर आपके पास सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर में, वो कभी फास्ट मूव करेगा, कभी स्लो मूव करेगा, यानी कि उसकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो फास्ट मूविंग है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अगर वो स्लो मूविंग है तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आप जो टेम्परेचर है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, उनका आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो, एंड देन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड कर ली है, दैट वुड बी द टेम्परेचर। जैसे कि आपका रूम टेम्परेचर यूजुअली रहता है 25 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस तरह अगर आप ग्लास की बात करें तो अगर सॉरी ग्लास ऑफ वाटर की बात करें, तो आपके पास ग्लास में जो पानी मौजूद है, अगर वो कोल्ड है तो मतलब कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर वो हॉट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप एक सिंगल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर आप नहीं बता रहे होते वहाँ पे, ठीक है। आप ये नहीं कह रहे कि एक H2O मॉलिक्यूल जो है उसका टेम्परेचर 10 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 40 है, नो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस ग्लास ऑफ वाटर में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो, एंड फिर आप जो है बता रहे हो कि भाई इस ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर इतना है, इस ये जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पड़ा हुआ है इसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो समरी जो है ना, अगर मैं आपको दूं इस पूरे क्वेश्चन की, तो दैट इज सिंपली ये कि आपके पास जो टेम्परेचर, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल, बट यू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द होल सिस्टम बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ दोज पार्टिकल्स, ठीक है। आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करते हो तमाम पार्टिकल्स की, जहाँ पे आप सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो, बट आप सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल का टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 states that can we define temperature as a derived quantity in terms of length, mass and time? Think of a pendulum for example. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप टेम्परेचर को डिराइव क्वांटिटी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, यानी कि अगर अब मैं आपसे कहूँ कि जाएं टेम्परेचर को डिफाइन करें एज अ डिराइव क्वांटिटी, और फिर आपसे आपसे मैं ये भी कहूँ कि आप टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम डिफाइन करो, तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट? एंड सेकेंडली आपने मुझे फिर इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाना है, बट आपने जो एग्जाम्पल देनी है वो मुझे आपने पेंडुलम की देनी है, ठीक है। यानी कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, तो आप जो है उसको कंपेयर करें विद दी पेंडुलम, ठीक है। यानी मुझे आप पेंडुलम की एग्जांपल दे के समझाएं कि मैं टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकती हूँ इनटू लेंथ, मास, टाइम या नहीं कर सकती, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। Okay, so the answer to the question number 2 is that no, temperature cannot be expressed as a derived physical quantity in terms of length, mass and time. Why? Because temperature itself is a fundamental physical quantity. आप लोगों ने अगर मेरे previous lectures देखे हों या आप लोगों ने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ा है, तो उसमें आप लोगों ने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स पढ़े होंगे, ठीक है। बेस यूनिट्स आपके पास वो होते हैं जो कि फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। उनसे आप और क्वांटिटीज़ डिराइव कर सकते हो, बट इन क्वांटिटीज़ को आप किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि वो बेस होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, जो कि 7 इन नंबर है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। और इन सब के अपने एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो आप जो है ना बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, एंड दे आर अनलिमिटेड इन नंबर, बहुत सारी आपके पास मौजूद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो टेम्परेचर जो है ना वो वन ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका एक इंडिपेंडेंट यूनिट है विच इज़ केल्विन, ठीक है। और जो आपका टेम्परेचर है उसको आप किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हो? टू फाइंड द थर्मल स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि आपका जो मैटर है उसका डिग्री ऑफ कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, सॉरी उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आप टेम्परेचर के ज़रिए से बता सकते हो। क्वालिटेटिवली आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग टेम्परेचर। सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई टेम्परेचर जो है उसको हम लेंथ, मास, टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इट्स अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एग्जाम्पल से भी हम इसको समझा सकते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल मांगी है, तो अगर हम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ले लें तो वो अगर हम देखें तो वो आपके पास लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है। तो जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसको आप लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में जो एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो आपके पास लेंथ मास टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दीज क्वांटिटीज़, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कि आपके पास क्या होता है, फॉर इंस्टेंस व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स विद राइज इन टेम्परेचर, दिस इफेक्ट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड विदाउट एक्सप्लिसिटली रेफरिंग टू द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इटसेल्फ। तो अगर आप गैस की जो एक्सपेंशन होती है ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, उसको अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो वो आप लेंथ मास एंड टाइम के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, बट you will have to use the independent unit of temperature which is Kelvin in order to एक्सप्रेस और डिफाइन द चेंज, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो थर्मामीटर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट कैलिब्रेशन को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो है उनके यूनिट्स जो है जो कि केल्विन है उसको भी कैन नॉट रिड्यूस इट टू द लेंथ मास और टाइम यूनिट्स, ठीक है। सो सिंपल सी इसकी समरी ये है कि जो आपका टेम्परेचर है उसको आप डिराइव क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते हो, इसको लेंथ मास एंड टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट यूनिट विच इज़ केल्विन। और जो है कि आपके पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस अकर कर रहे होते हैं आपकी टेम्परेचर से रेलिवेंट, जैसे कि अगर आप थर्मल स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हो या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की बात कर रहे हो, आप काइनेटिक एनर्जीज की बात कर रहे हो, ठीक है। सो वी यूज टेम्परेचर। होप दिस क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलती हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।